हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड साथियों ये अपडेट होगा। साथियों इसमें हम बात करेंगे हिंदी निबंध लेखन के बारे में। साथियों आप सभी को पता है कि आपके पेपर नंबर फर्स्ट में एक हिंदी का भी अब सिलेबस ऐड कर दिया गया है। पहले सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता था, लेकिन अब इस बार से 2023 का जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो रहा है साथियों यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन का, इसमें अब हिंदी भी आएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आएगा क्या, निबंध भी लिखने के लिए आएगा। वही निबंध हम आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। साथियों इसमें हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के निबंध के बारे में, कि अगर लिव इन रिलेशनशिप टॉपिक पर अगर आपके पास आ जाता है कि आपको इस टॉपिक पे निबंध लिखना है, तो आप अपने निबंध को कैसे फ्रेम करेंगे, कौन कौन सी बातें लिखेंगे, कौन कौन से वो केस लॉ लिखेंगे, जिससे कि आपका जो लिव इन रिलेशनशिप का जो ऐसे होगा वो बहुत ही बढ़िया ऐसे होगा और आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। साथियों बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों आप सभी को पता है कि जब कभी भी हम आंसर फ्रेमिंग की बात करते हैं तो हम उसको यूपीएससी के फॉर्मेट में आंसर लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का ही फॉर्मेट होता है जो कि आपके एग्जामिनेशन में यही फॉर्मेट दिया जाता है और इसी फॉर्मेट पे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना होता है मेन एग्जामिनेशन में। साथियों देखिए यहाँ पे बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। ये जो भी मैंने आंसर फ्रेमिंग किया है, जो भी मैंने निबंध लेखन यहाँ पे किया है साथियों, ये यूपी पीसीएसजे को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। और साथ साथ में इसमें पूरे लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में भी बताया गया कि क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग है, क्या क्या इसके मीन्स की जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे मैंने बताने का कोशिश किया है। देखिए साथियों करें लिव इन रिलेशनशिप संदर्भ में इसमें क्या लिखेंगे। अगर आपको संदर्भ लिखना होगा तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे। भारत में लिव इन रिलेशनशिप कानूनी दृष्टि से वैध हो गया है। पहले इसको वैध नहीं माना जाता था, लेकिन अब इसको क्या मान लिया गया है साथियों, लिव इन रिलेशनशिप को अब कानूनी दृष्टि से इसको भी वैध मान लिया गया है। वैध का मतलब होता है वैलिड मान लिया गया है इसको। अब इसमें कोई भी इनवैलिडिटी की बात नहीं हो रही है। अगर दो वयस्क पुरुष हैं, मीन्स की दो वयस्क लोग हैं, एक महिला है और एक पुरुष है, अगर वो वयस्क हैं मीन्स की तब वो क्या कर सकते हैं, तब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन आधुनिक युग में इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। अगर हम मॉडर्न एजेस की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम की बात करते हैं साथियों, तो लिव इन रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दुगनी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इसलिए रफ्तार पकड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी लोग अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई किसी के साथ, कोई किसी भी रिलेशन में कोई भी बाइंड हो करके नहीं रहना चाहता है। इसीलिए लोग लिव इन रिलेशनशिप को पसंद कर रहे हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। क्या चीज़ देखने के लिए मिलता होगा साथियों, यहाँ पे जो एस्से में कह रहा है कि भारत के ग्रामीण में शायद ही हमें इधर उधर किंचित देखने के लिए मिलता होगा कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों मेट्रो शहर की, जो मेट्रो सिटीज़ के नाम से जो शहर जानी जाती है, अगर हम मेट्रो शहरों में देखें तो इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। किसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया साथियों, तो लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन हमारे मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी बढ़ गया। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगहों पे क्या हो गया साथियों, इन सब जगहों पे प्रचलन बढ़ गया। किस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप के प्रचलन यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया। जैसे कुछ शहरों में तो मैरिज ब्यूरो की तरह विशेष रूप से लिव इन रिलेशनशिप के बनाने में सहायता करने वाले लोगों और संस्थाएं मौजूद हैं। अब आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि प्रमोट करती हैं कि आप आइए, मैं आपको लिव इन रिलेशनशिप में रखने के लिए कपल दूंगा। आप यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आंसर फ्रेमिंग करके ला रहा हूँ एज अ निबंध के रूप में, ये साथियों सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव और नॉलेज के पर्पज से यहाँ पे बताया जा रहा है। कोई इसका दूसरा आप लोग मतलब प्लीज़ ना निकालिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और ये जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पज से साथियों, इसका अन्य कोई आप लोग मतलब ना निकालिएगा। देखिए अगर हम न्यायालय के निर्णय की बात करते हैं साथियों, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर न्यायालय के जो भी कोर्ट के डिसीजन होते हैं उसके बारे में देखिए। कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। आप सभी को पता है कि इस बार यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस में नॉट माइनर लॉस को ऐड किया गया साथियों। उसमें ये भी एक ऐड किया गया है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की बात करते हैं। ऐसे संबंध को मान्यता देता है। ये किस संबंध को मान्यता देता है, जो विवाह के स्त्रियों को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। ये कौन मान्यता देता है, तो साथियों जो हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट की बात करते हैं, जो 2005 का एक्ट बना था, ये किसको संरक्षण देता है, तो उन महिलाओं को संरक्षण देता है जो महिला का क्या होता है,
है, विवाह होता है और उनके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा किया जा रहा है, अगर उनके ऊपर क्रुएलिटी की जा रही है, किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा किया जा रहा है या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा किया जा रहा है या हस्बैंड के गार्जियन के द्वारा किया जा रहा है, तो उनसे क्या देगा, उनसे ये रिलीफ देने का कार्य करेगा कौन, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट केस लॉ आता है साथियों। देखिए नेक्स्ट केस लॉ में क्या कर रहा है, मदन मोहन सिंह वो अन्य और रजनीकांत के मामले में देखिए साथियों क्या कर रहा है, एक बार फिर से लिव इन रिलेशनशिप की वैधता पर और इस संबंध में होने वाले बच्चों पर बहस छिड़ी। किस प्रकार की बहस छिड़ी साथियों, जब एक हस्बैंड और एक वाइफ रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कंज्यूमेशन होगा, और आफ्टर कंज्यूमेशन क्या होता है, आफ्टर कंज्यूमेशन वहाँ पे किसी न किसी बच्चे का वहाँ पे उत्पत्ति होगी। जब बच्चे की उत्पत्ति होती है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अब बच्चे को किसके पास रखेंगे, बच्चे का कौन माता होगा, कौन पिता होगा, बच्चा किसकी संपत्ति को प्रीवेल करेगा। तो इसको लेकर के एक केस हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया। तो इसमें क्या कहा गया, न्यायालय ने जहां भूमि विवाद की याचिका खारिज कर दी और यह निर्णय सुनाया कि ऐसे लोगों के बीच जो भी लंबे समय से लिव इन रिलेशन में है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनके कोहैबिटेशन करने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको किस चीज़ का मान्यता दिया जाएगा, वो किस चीज़ के मान्यता के लिए रोएगा। आगे देखिए साथियों कह रहा है, तो यहाँ पे साथियों कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कहा लिव इन रिलेशन संबंध में एक वैवाहिक परिकल्पना से जुड़े हैं। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वैवाहिक परिकल्पना से जुड़े हैं, मीन्स कि एक टाइप का प्रिजम्पशन है, उसी प्रिजम्पशन से ये क्या है, ये जुड़े हैं और इन्हें चले आओ चले जाओ संबंध का नाम ही दिया जा सकता है। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, इसमें ये है सिर्फ कि इस विवाहिक कल्पना से ये लोग जुड़े हैं, ये विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं। जब हम बात करते हैं साथियों विवाह के बारे में तो हमको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तरफ झांक करके देखना होता है। वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि कौन किससे शादी कर सकता है, क्या कोई ऐसा तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं है जो कि शादी को कर रहा है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के बारे में बात किया जाता है, तमाम चीज़ों के बारे में। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट को कोडिफाइड लॉ है हमारा, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब हम वहीं पर दूसरे तरफ लिव इन रिलेशनशिप को देखते हैं साथियों तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कोडिफाइड लॉ इसके लिए अभी तक नहीं बनाया गया था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में भी कहा गया है कि ये ऐसा संबंध होता है लिव इन रिलेशनशिप का कि चले आओ और चले जाओ, इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। तो ये जजमेंट पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास केस ला आता है साथियों भारत माता व अन्य और आर विजया रेगनाथ का मामला आता है, जो कि लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चों को जायज से संबंधित था, मीन्स कि उसके जो जायजपन से, जो लीजिटिमेसी से संबंधित था कि ये जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में, तो क्या उस बच्चे को किस प्रकार से माना जाएगा कि ये बच्चा लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है, उसके लेजिटिमेसी से बात उत्पन्न हो रही थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में होने वाले बच्चे अपने माता पिता के किसी भी जायदाद का उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसका पा सकते हैं साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का। अगर उनके माता पिता के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर अर्जित की गई है तो उस संपत्ति को क्या कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक क्लॉज जोड़ दिया गया, परंतु इन लोगों को पूर्वज की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो बच्चा पैदा होगा लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद, तो अगर उस बच्चे को अगर संपत्ति की बात आती है देने के लिए, तो माता पिता जो उसके लिव इन रिलेशनशिप में रहे माता हैं और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहे उसके पिता है, अगर उसके माता और पिता के द्वारा कोई भी संपत्ति अगर अर्जित की गई है तो उस संपत्ति में वो बच्चा अपना क्लेम कर सकता है, लेकिन अपने दादा की संपत्ति में वो बच्चा क्लेम नहीं कर सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा साफ साफ इस केस में कह दिया गया। आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जब साथियों आप अपना आंसर फ्रेमिंग करेंगे मेन एग्जामिनेशन के पर्पस से, तो ये सारे केस लॉ आपके लिए रेलिवेंट होंगे एट दैट टाइम। जब आप अपने आंसर में ये सारी चीज़ों को लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही बेहतर आंसर होगा। देखिए साथियों अब कह रहा है लिव इन रिलेशनशिप और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा एक और जजमेंट पास किया गया था। अब कौन सा जजमेंट पास किया गया था, इस जजमेंट में क्या बातें कही गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। साथियों जब इस टाइप के जजमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। क्या क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप, क्यों बनाया गया था लिव इन रिलेशनशिप को, अगर लिव इन रिलेशनशिप अगर लोग करना चाहते हैं तो क्यों नहीं इसको कानूनी मान्यता दी जा रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पूरे मामले में कानूनी दिक्कत यह थी कि शादी होने के बावजूद यह जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस मामले में क्या था साथियों,
कि एक व्यक्ति का पहले से शादी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। और दूसरी दिक्कत ये थी कि पिछले महीने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय दिया गया था साथियों, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसे एक ही मामले में कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ऐसे प्रेमी जोड़े, लिव इन रिलेशनशिप में कौन रहता है साथियों, जो प्रेमी जोड़ा होता है, जो एक दूसरे से लव एंड अफेक्शन के थ्रू जुड़ाव उनका होता है, वो प्रेमी जोड़े का सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। मीन्स कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो रह रहे हैं तो किसी भी प्रकार का उनको कोई भी सुरक्षा उनको नहीं दी जा सकती है, जिसमें कोई एक भी पहले से शादीशुदा हो। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें से पहले से अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो उसको लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, अगर वो सोच रहा है किसी भी प्रकार का उसको कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, तो साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्णय था कि उसको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन वहां पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पीछे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देश में सामाजिक ताने बाने को तर्क में माना है। और क्या माना है साथियों, तो साथियों आप लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब साथियों अगर हम इसको कोरिलेट करना चाहेंगे तो हम डायरेक्ट इसको आईपीसी से कोरिलेट करना चाहेंगे, जो कि भारतीय दंड संहिता में कौन से प्रोविजन, कौन कौन से इसमें पनिशमेंट्स के बारे में बात किया गया है। साथियों यहाँ पे जब हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 494 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि यदि कोई विवाहित व्यक्ति, अगर कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी के तलाक के बिना रिलेशनशिप में रहता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध करता है। साथियों आप सभी को पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू है और हिंदू उसके अगर जैसे ही वो हिंदू है, जैसे ही पता चलता है तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है साथियों, अगर फैमिली लॉ की बात करते हैं तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट ऑलरेडी लागू हो जाता है। जैसे ही उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो जाता है, अगर एक व्यक्ति एक बार शादी कर लिया है तो जब तक वो डाइवोर्स नहीं फाइल कर सकता है, जब तक उसको डाइवोर्स नहीं मिल जाता है, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है सेक्शन नंबर हमारा 494, जब हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड की बारे में। तो साथियों यही कह रहा है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा कि अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर वो फिर भी जाकर के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन हम लोग इम्पोज किया जाएगा, तो उसके ऊपर 494 ऑफ इंडियन पेनल कोड उसके ऊपर क्या किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। और उसको इसी के अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा उस व्यक्ति को जो कि शादीशुदा होने के बाद भी अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। तो आगे देखिए साथियों कह रहा है दंड संहिता की धारा 494 में जब किसी आदमी की शादी हो गई हो और वो अपने साथी के साथ न रहकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता है या भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है। अगर वो इस प्रकार का कोई भी ऑफेंसेस कमिट करता है तो उसके ऊपर कौन सा ऑफेंस कमिट माना जाएगा, तो माना जाएगा कि उसने आईपीसी का सेक्शन नंबर 494 का ऑफेंस उसने कमिट किया है। और इसी ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। साथियों जब लिव इन रिलेशनशिप की हम बात करते हैं और यहाँ पे शादी की बात करते हैं तो शादी हम कभी भी गवर्न करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न करते हैं। अगर हम हिंदू हैं और मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे गवर्न करते हैं। अगर साथियों कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, कोई भी साथियों लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। तो जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा साथियों उसके मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर वो लॉ अप्लाई होगा और उसी लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, पेनलाइज भी किया जाएगा, जो कि इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग 494 हमारा यहाँ पे बताता है। साथियों अब आगे देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप के लाभ के बारे में देखेंगे और लिव इन रिलेशनशिप के हानि के बारे में देखेंगे। जब तक हम इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करके नहीं डालेंगे अपने आंसर के फ्रेमिंग में, तब तक हमारा आंसर एक अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। जब हमारे आंसर एग्जामिनर के पास जाएगा, साथियों आप सभी को पता है कि हमारा आंसर कौन ऑब्जर्व करता है, कौन हमारे आंसर को चेक करता है। तो साथियों मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जो भी हमारे आंसर होते हैं सभी हमारे ऑनरेबल या तो जजेस चेक करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहब लोग चेक करते हैं, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ के या अन्य यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के द्वारा हमारी कापियों को चेक किया जाता है। अगर लॉ के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आती हैं और जज साहब लोग के पास अगर टाइम रहता है तो वो लोग चेक करते हैं, नहीं तो जो हमारे प्रोफेसर साहब होते हैं उनके द्वारा इस कापियों को चेक किया जाता है। जब प्रोफेसर साहब के द्वारा इस कापियों को चेक किया जाता है तो वो केस लॉ को ऑब्जर्व करते हैं, वो लाभ को देखते हैं, उसके हानि के बारे में देखते हैं, उसके निष्कर्षण के बारे में देखते हैं, इन तमाम चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो सेमेस्टर्स की कॉपियां चेक करते हैं और उनको इन सभी चीज़ों का काफ़ी अनुभव रहता है। तो इसी के लिए हम जब अपने आंसर को लिखेंगे तो यूपी के आंसर को लिखेंगे तो इसी अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख करके परोस करके दिया है।
अब देखिए साथियों, कह रहा है लिव इन रिलेशनशिप के लाभ के बारे में बात करते हैं। साथी को पूर्ण समय मौजूद होने के कारण जानने में आसानी होता है, जो कि जिसके साथ हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसको हमको खुल के जानने में क्या होता है, आसानी होता है, जब हम उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। पहला बात कर रहा है, दोनों पक्ष आमतौर पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र और किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा वो जाहिर सी बात है किसी ऐसे लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करेगा जो दोनों क्या करते हो, जॉब करते हो, जो एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। वो जितना वर्क करेगा उतना उसकी वाइफ भी वर्क करेगी, जितना वाइफ वर्क करेगी उसका उतना ही हस्बैंड भी उतना वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंसी की बात की जा रही है। मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे पे क्या रहेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे। किस रूप में बात साथियों बात की जा रही है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कंडीशंस को लेकर के बात की जा रही है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। सेकेंड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, इस रिश्ते में सामाजिक और पारिवारिक नियम लागू नहीं होते हैं। सामाजिक और पारिवारिक नियम लागू कैसे होंगे साथियों, जब हम परिवार के साथ विवाह करेंगे, जब हम अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग विवाह करेंगे, हम कस्टम्स के अकॉर्डिंग शादी करेंगे, जब हम ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग शादी करेंगे, तब तो हमारे ऊपर समाज के और परिवार के नियम लागू होंगे। हमारी सगाई होगी, हमारा हल्दी होगा, मेहंदी होगा, तमाम तरह की जो भी सेरेमनीज होती हैं, जो भी हमारे सेक्रामेंट्स होते हैं, उन सभी सेक्रामेंट्स को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जब हम लिव इन रिलेशनशिप में शादी कर लेते हैं, जब हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो साथियों इन सभी चीज़ों से क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। जब हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगेंगे साथियों, तो कब हमारा हल्दी होगा, कब हमको मेहंदी लगेगी, कब हमको रिंग सेरेमनी कराया जाएगा, कब हमारा सप्तपदी कराया जाएगा, मीन्स कि जो भी सेक्रामेंट्स के बारे में बात किया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में, ये सब फॉलो कहाँ हो रहा है, नहीं होगा। तो इसमें सामाजिक और पारिवारिक हमारा क्या होता है, नियम ऑब्सोलीट हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, वैवाहिक जीवन की जवाबदेही इस रिश्ते पर लागू नहीं होती है। जो वैवाहिक जीवन होता है यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर आपसी सहमति से भी, जो कि 13B की हम बात करते हैं इंडियन क्या कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग 13B में, यहाँ पे आसानी से लोग तलाक भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक दूसरे से अपना छूटा छुट्टी भी कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं साथियों, जब वो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो तब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों लिव इन रिलेशनशिप की हानियों के बारे में, कि अगर कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो किस किस चीज़ का उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो समाज में अस्वीकृति और तिरस्कार से उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो यही झेलना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो सबसे पहले उसको यही झेलना पड़ता है। क्या चीज़ झेलना पड़ता है साथियों, तो समाज उसको स्वीकृत नहीं करता है, उसको समाज पसंद नहीं करता है, उसको तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में वो आदमी है। पहले की बात करते हैं जो हानियों के बारे में, संबंध का विवाह की तरह टिकाऊ न होना। जाहिर सी बात है, अगर अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट हम शादी करते हैं तो हमारी मैरिज क्या होती है, हमारी मैरिज ज़्यादा दिन तक टिकती है, हमारे मैरिज जल्दी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जहां हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा भी गया है कि ये विवाह ऐसा होता है जिसमें आओ सनम और जाओ सनम वाला हाल होता है। लेकिन जब अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट हम शादी करते हैं तो वहाँ पे आओ सनम और जाओ सनम वाला हाल नहीं होता है। वहाँ पे अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो सेक्शन नंबर 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने पत्नी से अलग हो सकते हैं या आप अपने पति से अलग हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कोई भी कंडीशन एज सच नहीं बताया गया। सेकंड की हम बात करते हैं, विवाह जैसे संबंध के आदर की कमी साफ दिखाई देती है। यहाँ पे ये नहीं पता चलता है कि एक दूसरे का शादी हुआ है। जब शादी हो जाता है तो तमाम तरह की महिलाओं के ऊपर श्रृंगार होता है, लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में अगर देखा जाता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने के लिए हमको मिलता है लिव इन रिलेशनशिप में। नेक्स्ट बात करते हैं, इस संबंध से पैदा होने वाले बच्चे पारस्परिक पारिवारिक मर्यादाओं को समझने और अपनाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये भी एक मेन कारण है साथियों कि जो बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होता है तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जजमेंट भी दे दिया गया है कि जो भी बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हो रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता के ही प्रॉपर्टी से उसको प्रॉपर्टी मिल सकता है। उसको पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टीज नहीं असाइन की जाएगी, नहीं प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है साथियों लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। ये भी इसकी हानियों के बारे में बता रहा है, इसकी कमियों के बारे में बता रहा है। अब साथियों जब हम इसको देख लेते हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हम इसके निष्कर्षण पे पहुंचते हैं कि हाँ आखिर में लिव इन रिलेशनशिप वाकई में सही है कि वाकई में गलत है। तो अब जब हम निष्कर्षण लिखते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो देखिए निष्कर्षण यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में एक पुनः ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा है कि
क्या कहा है कि यदि दो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनमें संबंध हो तो उन्हें शादीशुदा माना जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात साथियों हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जजमेंट में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी दो व्यक्ति आपस में काफ़ी दिनों से एक साथ रह रहे हैं तो उनको क्या माना जाएगा कि ये दोनों व्यक्ति कहाँ रह रहे हैं? लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अगर ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी व्यक्ति रह रहा है किसी भी पुरुष के साथ चाहे किसी भी महिला के साथ, तो उनको कैसा माना जाएगा? तो उनको ये माना जाएगा कि दोनों व्यक्ति क्या हैं? शादीशुदा की तरह से रह रहे हैं। और लिव इन रिलेशनशिप में यही होता भी है। साथियों ये था इस सेशन में, इतना ही था जो कि मैं आपके लिए एक निबंध लिख करके लाया था। इस निबंध को मेरा बताना मोटिव था। मैंने आपको अच्छे से, जितना अच्छा से एलिब्रेट किया जा सकता है इतने अच्छे से मैंने एलिब्रेट किया, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया। और रहा सवाल इसके पीडीएफ का, तो साथियों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके ये लॉ विथ रोनित सर्च आप कर लेंगे तो वहाँ पे इसका पीडीएफ भी एज यूजुअल आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक दो बार पढ़ सकते हैं और वीडियो को भी 1 से 2 बार आप वॉच करिए। देखिए आपको इस सभी टॉपिक पे, जितने भी मैंने टॉपिक पहले से ऑलरेडी अपने इसी YouTube चैनल पे कर रखा, उन सभी को आप अच्छे से कर सकते हैं। साथियों इस वीडियो में इतना ही था। और साथियों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे और देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ तो वो लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।